हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको भी पता है अभी नेवी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, नेवी की वैकेंसी आ चुकी है। ये तो कोई कंफर्म नहीं कि एडमिट कार्ड किसका आएगा, और अकॉर्डिंग टू मी शायद कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। ठीक है, हाई ही कट ऑफ जाने वाली है। तो जिसका भी एडमिट कार्ड आता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि आगे एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसका तो सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के, और उनकी सीरीज हमने चला रखी है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। वैकेंसी नहीं आई थी तो मैं बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा प्रैक्टिस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बल अधिक प्रबल होगा। कौन सा बल अधिक प्रबल होगा? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल और दो प्रोटॉनों के बीच बल। तो देखो, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली क्लियर करवाऊंगा आपको मैं। देखो, पहले देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 गुलाम, 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, 10⁻⁻19 गुलाम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? देखो, सीधी सी बात ये है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये होता है। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, 10⁻⁻19 गुलाम। बस इतना फ़र्क है कि प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। अब बात पूछ रहा है कि दो प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स अधिक प्रबल होगा? मान लिया कि इसके बीच में क्या लग रहा है? एफ पी लग रहा है, और इसके बीच में क्या लग रहा है? एफ ई। तो बात करते हैं एफ पी और एफ ई की। मेन जो कॉन्सेप्ट है, फोर्स का मेन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर तो दूरी इतनी है, सेम है, दोनों के बीच में समान दूरी पर रखे हैं, लेकिन क्या करना है अपने को? डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज पे। क्यू के कांस्टेंट है, दूरी समान है, डिपेंड किस पे करेगा? ओनली ऑन चार्ज पे। चार्ज पे डिपेंड करेगा, और चार्ज भी क्या है? दोनों का सेम है, तो फोर्स क्या होगा? एफ पी इज इक्वल टू एफ ई। दो प्रोटोनों के मध्य बल और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल, कंप्लीट जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो अगला, मूल आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के मध्य आलेख क्या होगा? तो बिंदु आवेश तथा दूरी के मध्य आलेख बताना। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब के और क्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, E डायरेक्ट एंटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, 1 अपॉन में आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर का कौन सा है? ये वाला। अब देखो, यहां पे देखो, ये E बन गया, ठीक है, और ये चला गया R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी, ये देखो ग्राफ सेम बन रहे हैं थोड़े, देखो देखो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। इसका थोड़ा देखो सीधा सा लगेगा आपको ऐसा करके, और इसका देखो ऐसा करके लगेगा। दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, और बाय द वे लिख रखा है ये यहाँ पे, इसीलिए लिखा है मैंने कि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो आप देखो, इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके है, और ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे करके है। समझ रहे हो ना बात को? तो दोनों में डिफरेंस है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, और फाइनली आंसर को टच करना है, और आंसर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू
ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर समानुपाती का निशान है और ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको पूछ ले कि विद्युत विभव और इसके बारे में बताओ। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आर दूरी के मध्य ग्राफ, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? वो ग्राफ ये बनेगा, ये वाला। कैसा बनेगा? ये वाला। अब फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि वहां पे इसमें क्या आ जाएगा, वहां पे इसमें यहाँ पे ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ई की जगह पे आ जाएगा वी, ठीक है। और ई की जगह भी क्या आ जाएगा? वी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर। अब यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में ये सीधा सा संबंध होता है कि ई इज इक्वल टू होता है v अपॉन में r के। अब ये होता कैसे, देखो एक मिनट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और v इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में आर। अब यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट को आप टच करो। अब देखो कि यहाँ पे क्या है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? के क्यू अपॉन में आर। तो यहाँ से इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। लो, मैंने दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, बच गया क्या? ई अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर, ये बच गया। अब ई की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या हो जाएगा? वो वी अपॉन में आर हो जाएगा। वी अपॉन में आर राइट आंसर हो जाएगा उसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से संबंध बनता है। तो आपको एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं। कौन सा? विद्युत बल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ पे? अभिलंबवत रखा जाता है, अभिलंबवत रखा जाता है। तो यह द्विध्रुव की गति की विवेचना करो। क्या करना है? द्विध्रुव की गति की विवेचना करनी है। बात क्लियर? यदि अभिलंबवत रखा जाता है, आप देखो एक बार, अभिलंबवत और समांतर दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है समांतर की कंडीशन और एक होती है लंबवत की कंडीशन। तो देखो अभिलंबवत रख दिया, देखो अभिलंबवत बोल रहा है, क्या कैसे रखा है? अभिलंबवत रखा है। तो फ्रेंड्स, एक होती है समांतर की कंडीशन, एक होती है लंबवत या अभिलंबवत, आप जो भी बोलो उसको, ठीक है। समांतर में तो क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव पर सिर्फ बल लगता है। क्या लगेगा? सिर्फ बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगता है, सिर्फ बल। समांतर में सिर्फ बल लगेगा। तो यह द्विध्रुव जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिशा में जिस दिशा में गति करना, उसी दिशा में ही द्विध्रुव भी गति करेगा। मतलब समांतर की कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में गति करेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अब बात करते हैं कि अभिलंबवत की। अभिलंबवत में क्या होता है कि उस पर बल भी लगता है और एक बल युग्म भी लगता है। बल युग्म का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि बलागुण लगता है। बल युग्म या बलागुण लगता है। अब बल युग्म भी लगेगा, बलागुण भी लगेगा।
तो वह कौन सी गति करेगा, कौन सी गति करेगा, घूर्णन भी गति करेगा और स्थानांतरित गति भी करेगा, घूर्णन गति भी करेगा और स्थानांतरित गति भी करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घूर्णन और स्थानांतरित दोनों गति करेगा यदि उसे अभिलंबवत रखा जाता है और असमान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो आवेश परस्पर डी दूरी पर स्थित। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट मतलब बात पूछे तो बापू सवाल है ये। क्या है, बापू सवाल है रे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तब आवेशों के मध्य प्रभावी बल का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है देखो अनंत, फिर है अपरिवर्तित, फिर है शून्य और फिर है कोई नहीं। तो आंसर देखो, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है Q/में R², Q1 और Q2, ये होता है फोर्स, ये होता है ना फोर्स। अब दोनों आवेशों के मतलब K की वैल्यू हम बता दें आपको कि 1/4πε0 होती है, 1/4πε0। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। फिर ε0 क्या है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ε0 का मान मैं बता दूं, इसका मान होता है 8.85 इंटू में 10⁻12, 8.85 गुना 10⁻12। अब बात करते हैं विद्युतशीलता जो है इसके मात्रक की, विद्युतशीलता का मात्रक की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, ये होगा विद्युतशीलता का मात्रक, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। अब ये मात्रक आए कहाँ से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा बात को अलग साइड में लेके चलूंगा। देखो F इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², ये हमने पढ़ा। ε0, अब देखो हमको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, 4π कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं, हमको चाहिए 1/ε0 की। एक बार मैं 4π को हटा रहा हूँ। Q1 की चार्ज की क्या होती है, कूलाम इंटू में कूलाम अपॉन में मीटर इंटू में मीटर, तो 1/ε0 की क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, तो हमको चाहिए क्या, ε0 की, तो ε0 की क्या आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगी ε0 की मात्रक। विमा कोई पूछे तो विमा यहाँ से आ जाएगी, कूलाम की विमा क्या होती है, A1T1, न्यूटन की क्या होती है, M1L1T-1, और वो क्या है, मीटर स्क्वायर की होती है L2। तो सभी को अपनी अपनी जगह पे रख दो, A1T1 M1L1T-, ये T-2 आएगा यहाँ पे, T-2। ठीक है, फिर बच गया क्या, L2। तो ε0 की विमा क्या हो जाएगी, ε0 देखो ये ऊपर जाएगा, M